हमारी गवर्नमेंट को लग रहा था कि द मोस्ट डेथ्स विल बी ड्यू टू कैंसर्स, पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड से, मतलब कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर की पर्टिकुलरली, तो 14% चांसेस बन जाते हैं कि भी आपको होने के चांसेस हैं। ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विपुल अरोड़ा लेकर आया हूं आपके लिए एक नई पेशकश जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मीडिया पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में जो अपनी फील्ड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देंगे, हमें सिखाएंगे और हम उनसे सीखेंगे भी। तो जो आज के हमारे गेस्ट थे वो थे डॉक्टर रमेश सब्रवाल, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट है। उनसे हमने बात करी ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग, कैसे उसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बहुत अच्छी पॉडकास्ट हुआ, बहुत अच्छे से हमने बातचीत करी। सो इसके बारे में आप भी पढ़िए, आप भी समझिए इस पॉडकास्ट के द्वारा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी ज़रूर करना। चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। थैंक यू। कैंसर्स क्यों बढ़ रहे हैं, पहले हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो उससे पहले ओवरऑल कैंसर्स की बात करते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने लगा है, पर अगर हम देखें, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो भुखमरी का दौर था, तब लोगों के पास खाना ही कम होता था, तो डिजीज पैटर्न अलग था। तो डिजीज पैटर्न है वो हम इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा कंट्री बनते जाएंगे तो हमारा डिजीज पैटर्न चेंज होगा। उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती थी, 35 to 50 मैक्सिमम थी। बहुत पॉवर्टी थी उस टाइम पे। उस समय इतना था, और लोगों की डेथ ज़्यादातर इन्फेक्शन से होती थी बजाय कि नॉन इन्फेक्शन वाली जो डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो अब हो रही हैं। तो उस समय कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, कैंसर्स कम होते थे। जैसे जैसे हमारी जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर पहले होती थी, एग्रीकल्चर से जैसे ही वो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आई तो इन्फेक्शंस हमारे कंट्रोल हुए, तो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बाहर निकल के आई। तो दोज आर ऑल रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल, इसीलिए वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता रहा। अब अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अप्रोक्सीमेटली 67-68 है, तो जो डिजीज पैटर्न है वो हार्ट अटैक्स और कैंसर्स की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर हम कोरोना को छोड़ दें तो कोरोना में जो इन्फेक्शन आए थे उससे पहले हमारी गवर्नमेंट को लग रहा था कि द मोस्ट डेथ्स विल बी ड्यू टू कैंसर्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या एक्सीडेंट्स से होंगी। एवरी 3 out of 4 दे विल डाई ड्यू टू दीज 3 थिंग्स। तो ये यहाँ से ऐसे पैटर्न जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है। तो यही हमारी एक चीज समझने की जरूरत है जो आम पब्लिक को है कि भी डिजीज पैटर्न कैसे चेंज हुआ है और हम क्या कर सकते हैं अब आगे अपने बचाव के लिए। तो पहले ब्रेस्ट कैंसर आज से 10-12 साल पहले कम होता था, अब ज्यादा होने लगा है। पहले सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होते थे, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि जो इन्फेक्शंस थे उसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता था, बच्चेदानी कैंसर, फीमेल्स की बात करते हैं। तो अब वो पैटर्न कम हो गया क्योंकि हाइजीन कंडीशंस अच्छी हो गई हैं, तो लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो गई है काफ़ी। तो अब वो कम हुआ है, तो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर का पैटर्न है वो निकल के आया, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे लाइफस्टाइल इसका मेन जो है रीजन है, तो लाइफस्टाइल में स्ट्रेस या फिर कुछ और कोई कंडीशन ऐसी है जिस वजह से वो चीज़ होती है, या हमारा खाना पीना, लाइफस्टाइल में खाना पीना भी जरूर होता है, डाइट होती है हमारी। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो ब्रेस्ट कैंसर के कारण है, 3 ही कारण होते हैं कि या तो उसका जेनेटिक है या इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा रहा है, डिजीज, ओबेसिटी। एक चीज मुझे बताइए, जैसे आपने जेनेटिक वाली बात की, तो जेनेटिक कैसे हो सकती है वो चीज, मतलब कैंसर जेनेटिक कैसे हो सकता है? देखिए, वो कुछ जीन्स हैं, BRCA जीन है, वो फैमिली में रन करती हैं। अगर आपके मदर को कैंसर है, किसी भी फीमेल के मदर को कैंसर है, तो आपको 1% चांस है कि आपको कैंसर होने के 1% चांस है। तो क्या ये चीज हमारे फोरफादर्स के लिए भी मतलब एप्लीकेबल है कि अगर किसी को बहुत टाइम पहले हुआ और उसके बाद कोई केसेस नहीं हुए और उसके बाद अब फिर से ऐसा कोई केस आया? हाँ, बीच में कभी भी वो जीन्स तो कभी भी आपकी वो डोमिनेट कर सकती है। तो अगर आपके मदर को है तो आपको होने के 1% चांस है, हालांकि 99% आप ठीक रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी दादी को भी साथ में था या नानी को था, तो आपके उसमें सिस्टर उसमें आ रहा है, तो आपको 4% चांसेस बन जाते हैं। अगर दोनों तरफ से आ रहा है कि पेरेंट्स की तरफ से भी और पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड से, मतलब कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर की पर्टिकुलरली, तो 14% चांसेस बन जाते हैं कि भी आपको होने के चांसेस हैं। तो पर इन सब में एक चीज ये है कि अर्ली डिटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप ट्यूमर को पकड़ लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट्स रहेंगे। तो जैसे आपने अर्ली डिटेक्शन कहा, तो मतलब इसमें स्टेजेस होती हैं आई थिंक कैंसर्स में ना, स्टेज 1 to 4। तो कि ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हमें पता लगता है कि सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, और क्या साइंस हमारी बॉडी साइंस देती है, जैसे
तो हमें कैसे हाँ। पता लगता है, जैसे मान लो किसी के छोटा सा एग्जांपल ऐसे पिंपल हुआ तो पता लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज पिंपल हुआ है तो वो किसी वजह से हुआ है, या फिर कहीं रैशेज आए हैं तो किसी वजह से आए हैं, तो क्या वो भी सिम्टम्स होते हैं कैंसर के या इसके देखिए, साथ में? ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ही सिंपल वो है कि कुछ भी गांठ हो सकती है, कोई भी लंप होगा, छोटा सा लंप होगा, पेनलेस होगा। ओके। और आप लगाएं 100, अगर मान लो 100 लंप्स आप लेते हैं तो 10% ही कैंसर होते हैं, 90% कैंसर नहीं होते। ऑलराइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रेस्ट में गांठ दिख रही है तो कि वो कैंसर हो सकती है, ओनली 10% है। अगर आप 10% इज अ ह्यूज नंबर अगर हम सभी फीमेल्स की बात करते हैं तो। और एक चीज ये है कि हम जितनी जल्दी पकड़ेंगे उसको उतनी जल्दी हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो बिल्कुल पेनलेस लंप होता है, कहीं भी गांठ हो सकती है, ब्रेस्ट में किसी भी हिस्से में गांठ हो सकती है। तो वो आप उसको शक की नजर से जरूर देखें ओके। कि भी उसको आप कैंसर मान के ही चलें। हम्म। आप डॉक्टर को दिखाएं, हमें दिखाएं, कोई भी आसपास पास डॉक्टर है उनको दिखाएं, ताकि आप उसको अर्ली डायग्नोज कर पाएं। चाहे वो फाइब्रोएडिनोमा है, 90% तो फाइब्रोएडिनोमा आएंगे। क्या वर्ड बोला आपने सर? फाइब्रोएडिनोमा, अच्छा। वो ब्रेस्ट टिश्यू को ना, जैसे हम ये होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू को जो स्टिमुलस मिलता है ना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से, जिससे वो बढ़ता है। हाँ, वो तो कुछ सेल्स अलग से ग्रो कर जाते हैं तो वो एडिनोमा टिश्यू बन जाता है। एडिनोमा इज अ नॉन कैंसरस थिंग। ओके। ओके। तो वो तो जैसे डिटेक्शन की बात आप कह रहे हैं, तो डिटेक्शन चलिए अर्बन स्टेट्स में जो अपने शहर होते हैं वहां पे चीज तो समझ आती है, मतलब ज्यादा लोग अवेयर है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच जाती है। बट यही चीज अगर गांव में जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चियां हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जैसे हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं कोई, या एनजीओज हैं या गवर्नमेंट, वो उस चीज में वो क्या कर रहे देखिए, हैं, क्या हमारा स्टेप्स ले रहे हैं? इसमें ना गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव रहा है। 2010 में एक WHO की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सभी कंट्रीज आए थे, तो इंडिया को बताया गया था कि यू आर गोइंग टू द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड दिस स्ट्रोक एंड कैंसर्स। ओके। तो उस समय के जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने आते इस प्रोग्राम को लॉन्च किया कि भाई हमें वी हैव टू डिटेक्ट अर्ली, हमें डायबिटीज भी डिटेक्ट करनी है और हमें कैंसर्स भी जल्दी डिटेक्ट करने हैं। तो उस समय से अब तक काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। हमारे जितने भी सब सेंटर्स हैं, जी। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उसके नीचे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है और एक सब सेंटर होता है। सब सेंटर पे वो आजकल हेल्थ वेलनेस सेंटर्स भी बना दिया गया। वहाँ तक हमारी ट्रेनिंग इम्पार्टेड है, वो हर एक 5000 की पॉपुलेशन पे होते हैं। तो एक विलेज में 2-3 विलेजेस में एक सब सेंटर होता है, जो वहाँ पे आजकल CHOs लगाए हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो हैं या BMS डॉक्टर्स हैं, तो दे आर स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दिस कि हाउ टू डिटेक्ट। बाकी मैं आपको वैसे भी बता दूंगा कि आप खुद भी पहचान सकते हैं। जैसे भी कोई फीमेल जब नहाने जाते हैं तो अगर आप वो सुबह वहाँ देखेंगे ना, अपना बेड सामने शीशा लगा होता है, शीशे में देखें दोनों निपल्स बराबर हैं, ठीक है, वो चाहे इसको हफ्ते में चेक करें चाहे महीने में चेक करें, अगर दोनों निपल्स सेम लेवल पे हैं तो आपका ब्रेस्ट ठीक है। ओके। अगर आपको लगता है कई बार को लंप नहीं फील हो रहा पर निप्पल ऊपर नीचे हो रहे हैं, ओके। तो जिस तरफ कैंसर होगा हो सकता है वो निप्पल उसकी शेप ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो जो टिश्यू होता है वो खींचता है उसको। ओके। तो अगर आप उसको ऐसे सामने ऐसे देखेंगे फिर ऐसे करेंगे, ऐसे जैसे भी हाथ मूव करेंगे ना, तो वो निपल्स अलग डायरेक्शन में जाएंगी, सेम वो नहीं करेंगे। सेम डायरेक्शन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट आपको सेल्फ है, सेल्फ एग्जामिनेशन है ये। तो ये कोई भी लेडी कहीं भी इसको चेक कर सकती है वो। ओके। दूसरा रहता है कि भी वो अपने हाथ से उसको फील करें। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं जी ब्रदर हमें लंप फील हो रहा है, मेरे को कैंसर का शक है। मेरी स्टाफ नर्सेज हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं, कोई 15 साल हो गए इसमें। तो पर वो क्या करते हैं, वो ब्रेस्ट को ऐसे करके देखते हैं। ओके। जब आप ऐसे करके चेक करते हैं तो उसमें ना वो कुछ भी फैट्स आ सकता है, हम्म। तो वो उनको कैंसर लग रहा होता है। अच्छा, वो पर आप डिटेक्ट उसको ऐसे ऐसे लगता चेक है। करते हैं ओके। हमेशा, यूं चेक करेंगे उसको। तो जिसमें अगर आपको फील हो रहा है पत्थर जैसा या रोड़ा जैसा कुछ फील हो रहा है, तो आप टेंशन लें, नहीं तो वो जो ब्रेस्ट जो फैट्स हैं वो ऐसे में फील नहीं होता। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे फील करें। 2 टेस्ट हैं, सिंपल टेस्ट हैं, ये अपने आप कर सकते हैं लेडीज अपने घर में, और वो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर्स को। तो मान लीजिए किसी ने डिटेक्ट नहीं किया, और कई बार ऐसे होता है कि उसके बारे में पता ही स्टेज 4 में जाके लगता है, या फिर ऐसी स्टेज पे लगता है जहाँ पे वो रिवर्सिबल नहीं है या क्यूरेबल नहीं हो पाता। तो उस टाइम पे आपके पास कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे ऐसा हो, कुछ मतलब स्टेज तक पहुंचे हो और वो बाद में ठीक भी हो गए हो? नहीं, अभी तो ठीक भी हो गए हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने पेंशन जो लॉन्च की है, तो ऑलराइट। कैंसर पेंशन भी ले रहे हैं वो। अच्छा। हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ है हमारा
तो उसकी मदर को ऐसी फंगेटिंग मास था, जैसे गोभी का फूल होता है ना ऐसे। अच्छा। तो वो एम्स जा रहे थे, एम्स में उनको टाइम नहीं मिल रहा था, न्यू दिल्ली एम्स में। तो वो फिर मेरे पास लेके आया, कहता सर मेरी मदर को देखो। जब देखते तो हमने कहा उसमें स्टिंकिंग स्मेल आ रही थी। तो पर अच्छी बात ये थी कि वो नीचे उसका एडिशन नहीं हुआ था, वो चिपका ही नहीं था। तो हमने कीमोथेरेपी लगाई, उसकी सर्जरी कराई। नाउ शी इज फाइन फॉर लास्ट 8 to 10 years। नाउ शी इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो मैसेज ये है कि ब्रेस्ट कैंसर किसी भी स्टेज में ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फोबिया ये रहता है फीमेल्स को, लेडीज को, कि मेरी ब्रेस्ट निकल जाएगी और मैं फिर ऐसे ठीक नहीं लगेगा तो मुझे ऑपरेशन नहीं अपीयरेंस कराना। को लेके उनको अपीयरेंस थोड़ा को सा लेके रहता है वो वो, रहता है। ये ओके, issue। ऑलराइट। सो जैसे अभी आपने बताया कीमोथेरेपी है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, तो इनमें एडवांसमेंट इंडिया में इन मेडिकल कंडीशन की आज जो हम देखें तो इसमें क्या एडवांसमेंट और हो रही है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अच्छे से जड़ से खत्म कर सकें? नहीं, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है हर तरह की। जो ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट मैं आपको बता दूं 4 मोडेलिटीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी सर्जरी होती है, ठीक है, फिर कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है और हार्मोनल थेरेपी होती है। तो चारों का कम्बिनेशन बना के ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। और 7 ईयर्स तक वो हमारे फॉलोअप पे रहते हैं पेशेंट्स। हम 7 ईयर्स के बाद उसको डिजीज फ्री वो कर सकते हैं, 5 ईयर्स के बाद करते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी टेबलेट्स चलती रहती है तो ये 7 ईयर्स के बाद हम उनको डिजीज फ्री वो घोषित कर सकते हैं कि भी हाँ वो ओके, है। मतलब 7 इयर्स के बाद एक श्योरिटी होती है। जैसे पहले काफी कीमोथेरेपी, मैं अगर कीमोथेरेपी की बताऊं तो पहले कीमोथेरेपी बड़ी सिंपल सी आती थी, पर अब बहुत एडवांसमेंट हो गई है, बहुत अच्छी कीमोथेरेपीज आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं। सो जैसे अभी एआई है, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो क्या मेडिकल में कुछ एआई का रोल हुआ है इसमें ऐड कि हम कैंसर को कैसे बहुत, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर वो कैंसर सेल्स जो बिल्कुल माइन्यूट एकदम शुरू ही होने वाले होते हैं तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो देखिए ऐसा कुछ हुआ है कोई चीज़ या फिर ये सिर्फ बातें ही हैं? देखिए सारी रिसर्च वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है, इंडिया अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि भी ऐसी ऐसी रिसर्च कर पाए। अभी तो हम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करके कंफर्टेबली उनको कर पाए, और बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में करने का भी हमारे पास कोई इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हमारे आसपास के एरियाज में नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो जैसे अब एक चीज़ होती है कि ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, 1 साल 2 साल आप कहते हैं कि 7 इयर्स तक आप देखते हैं, तो उस टाइम पे जो उनका केयर सिस्टम चलता है या फिर उनको उस टाइम पे क्या साइकोलॉजिकली क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और फिजिकली क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा उस चीज़ का देखिए बताइए। मतलब सबसे पहले तो जैसे ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो सबसे पहले तो अपने को मोटिवेट रखना होता है, ओके, क्योंकि ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स बहुत चलते हैं। आधे पेशेंट्स तो इसलिए ड्रॉप आउट करते हैं कि वो कहते हैं मुझसे और कीमोथेरेपी सहन नहीं हो रही। तो हम ये ओके। कहते हैं उनको कि ये आपका तपस्या का टाइम है, तो आपको इतनी तपस्या तो करनी ही करनी है। हुँ। जैसे हमारी 6 to 8 साइकिल्स होती हैं कीमोथेरेपी की, तो वो कहते हैं जी कम नहीं हो सकती। तो मैं उनको एक फंडा बताता हूँ कि 100 सेल्स हैं आपके, पहली कीमोथेरेपी में 100 से 50 रह जाएंगे, 50 से 25, 25 से 12, 6, 3, देन 1। मतलब वो भी आप स्टेजेस में बताते हो हाँ, एक उनको तरीके से। बताते हैं कि इस तरह से, इसलिए हमको 6 to 8 साइकिल्स चाहिए। हुँ। तो जब 1 सेल रहता है तो हमारी इम्यूनिटी जो होती है उस सेल को टेकअप कर लेती है। हुँ। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अभी जो हमारे डेली सेल्स बनते हैं, कैंसर सेल्स डेली बनते हैं, अभी शायद आपके और मेरे अंदर बन रहे होंगे, ओके, और हमारे इम्यून सिस्टम होता है वो उसको कैप्चर करता रहता है। ओके। तो वो उससे उसके कारण उसको बनने नहीं देता। लेकिन हम कुछ टॉक्सिन्स ले रहे हैं, मान लो स्मोकिंग कर रहे हैं, हुँ। ठीक है, या हमारी कोई जीन खराब हो गई है, जैसे P53 जीन होती है, उसको गार्डियन ऑफ जीनोम कहते हैं। जैसे अब आप कह दोगे कोई चेन लगाई है, एंड में हमने उसको टाइट कर दिया ओके, ताकि ये माला निकले ना, माला में मोती डाले हुए हैं, लास्ट जी। में आपने वो लगा दिया, वो P53 जीन होता है। P53 जीन का काम होता है जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसको इम्पोर्टेंट जो हमारे जो जीनोम है, हमारे जीन्स हैं, उनको लॉस नहीं होने देना, उसका काम ये होता है। लेकिन जब ओके। हम स्मोकिंग करते हैं तो हुँ। उसमें 4000 तरह के केमिकल्स होते हैं, हुँ। तो वो उस जीन को अफेक्ट करते हैं, उस जीन को खराब कर देते हैं, उसे चेक पॉइंट को खराब कर देते हैं। ऑलराइट। तो जैसे आपने बताया कि स्मोकिंग से होता है, स्मोकिंग या कोई भी हम और तरीके का नशा करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने वालों को भी होती है ये चीज़? हाँ, ड्रिंक करने वालों को एक्चुअली उनको लिवर का ही होता है, बाकी और चीज़ नहीं होती। और लेकिन चीज़ स्मोकिंग करने वालों को कहीं का भी हो सकता है। कहीं का भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम कोई एक्टिव स्मोकर है, उसके पास खड़े हुए हैं, तो हमको वो धुआँ चल रहा है, तो क्या वो चीज़ हमें भी हाँ, नुकसान पहुँचा रही है? बिल्कुल मतलब चाहिए। पॉल्यूशन भी एक तरीके से उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है कैंसर को बढ़ाने में? बिल्कुल, देखिए सेकंड हैंड स्मोक होती है जो, जी। वाइफ नॉन स्मोकर है, हस्बैंड स्मोकर है, वाइफ को भी कैंसर होता है। आई हैव सीन मेनी केसेस
मेरे ब्रदर इन लॉ की मदर को था, उसके फादर स्मोकर थे एंड शी हैड लंग कैंसर। ओके। तो वो सेकंड हैंड स्मोक के कारण था उसको। अच्छा। तो बट शी सर्वाइव्ड फॉर 5 इयर्स। तो उसको एक टेबलेट सी जेफ्टन टेबलेट चलाई थी हमने। और इन एशियन फीमेल्स में काफ़ी काम करती है वो लंग कैंसर में। तो सिर्फ वैसे वो कहीं काम नहीं करती, पर एक जगह करती है। तो शी सर्वाइव्ड 5 इयर्स, जबकि लंग कैंसर यूजुअली 1.5 साल 2 साल जी पाता है। ओके। तो वो शी डाइड बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स बैड हैबिट। बैड हैबिट। ओके। एंड तो हस्बैंड इज स्टिल सर्वाइविंग फॉर 75 76 इयर्स। बहुत रेयर केस है ये, हाँ, बहुत ज्यादा रेयर केस है। तो वो इवन ही इज स्मोकर राइट नाउ। और मेरे ब्रदर इन लॉ कहते हैं बाहर जाके पियो, क्योंकि उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं। और वो ठीक है, एज इतनी एज हो गई, वो कहते हैं मैं अभी तक नहीं मरा, तो मैं नहीं मरता अभी जल्दी से। तो एक्टिव भी हैं, पर शी डाइड बिकॉज ऑफ हिम। ओके। तो इसके अंदर जैसे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर तो था ही कि स्मोकिंग और उस सब चीज की वजह से, बट तो माइंड में जो चीज आपने बताया कि मोटिवेट रखना है अपने आप को, तो क्या जो फोबिया दिमाग में आ जाता है एक बार कि कोई बात किसी ने बोल दी कि कैंसर, जैसे अभी आपने मुझे बोला, और मैं अगर इस चीज को सोच लूं, तो क्या वो सोचने से भी मेरे अंदर वो कैंसर के जो सेल्स हैं वो ज्यादा बढ़ने लग नहीं, जाएंगे? एक्चुअली वो उससे कैंसर सेल्स स्टिमुलेट नहीं होते, पर आपका मोराल जब डाउन होता है तो आपकी स्ट्रगल करने की जो कैपेसिटी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। आप ट्रीटमेंट की तरफ पूरा ध्यान नहीं देते हो, फिर आप सोचते ही अलग चीज़ है। तो अपने आपको मोटिवेट रखना था। आई हैव सीन मेनी केसेस। यहाँ पे भी एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है। मैं दो पेशेंट का एग्जांपल दूंगा। एक को दोनों ब्रेस्ट में कैंसर हुआ। पहले एक ब्रेस्ट में हुआ, 3-4 साल से कीमोथेरेपी चली, देन सेकंड में हो गया ब्रेस्ट में, उसके ऑपरेट करा, कीमोथेरेपी करी। फिर उसके बोन्स में हो गया। पर उस लेडी ने हार नहीं मानी, हमसे कीमो लगवाती रही ना, शी इज फ्री। अब वो 10-12 साल, टोटली फ्री है? हाँ टोटली फ्री ऑफ कैंसर है आराम से। और पेशेंट्स को लेके आते हैं, किसी को लंप होता है ना, लेके आती होती है। दूसरी एक बड़ी एडवांस ट्यूमर, एक को मतलब ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर कहते हैं हम, जो काफी स्ट्रॉन्ग ट्यूमर होता है, उसको वो था। और वो कहती कि सर आपने मेरा ट्रीटमेंट करना है, जो कहोगे वो करूंगी। कीमोथेरेपी में इतनी परेशान होती रही वो। तो पर वो उसने टाइम से कीमो लगवाई और लास्ट 10 इयर्स शी इज सर्वाइविंग। आती है जो लेडीज होती है, हम उनका उसका नंबर भी देते हैं उनको, जो ऐसे होते हैं ना पेशेंट्स के, भाई वो कहती है नहीं मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो वो मोटिवेट करती है। फिर यानी एक दूसरे को मोटिवेट करना भी एक तरीके का ट्रीटमेंट ही है इसके अंदर। ऑलराइट। अभी एक लेटेस्ट केस हुआ था, मेरे रिलेटिव है, उनकी एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो गई। तो वो भी उन्होंने 1.5-2 साल उन्हें रही ये चीज, तो उसके बाद हुआ नहीं, वो ठीक नहीं हो पाई, तो उनकी डेथ हो गई। तो एक्चुअली वो दिल्ली से थी। तो दिल्ली या मेट्रो सिटीज हैं जो उनसी, तो यहाँ पर जैसे स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा है, कोई आसपास में लोग भी मोटिवेट नहीं करते इतना ज्यादा, तो क्या वो फैक्टर्स भी मतलब इफेक्ट करते हैं कि सिर्फ एक सिंगल अपने आप को ही मोटिवेट करते रहे, या बाकियों का क्या सपोर्ट रहे? अब अगर हम बात करते हैं तो जो उनकी जो पैथोलॉजी है, जो एडवांस टेस्ट होते हैं, जैसे रिसेप्टर्स के टेस्ट होते हैं, ट्रिपल नेगेटिव होता है, उसमें ERP और HER2 होता है। वो रिसेप्टर्स अगर नेगेटिव हैं तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कैंसर, क्योंकि ड्रग्स ज़्यादा काम नहीं करती। और उसमें एक चीज़ जो डिपेंड करता है कि वो उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट होना चाहिए और पूरा होना चाहिए, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दे विल सर्वाइव फॉर लॉन्ग। पर लोग बीच में छोड़ देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और दे स्टार्ट लेट, अल्टरनेटिव मेडिसिन पे चले जाते हैं, देसी दवाई कराएंगे, होम्योपैथी कराएंगे, काढ़ा पिएंगे, ये करेंगे। तो जो हम देसी नुस्खे भी पकड़ते हैं, या फिर जो हमने मान लीजिए कोई फेसबुक पे वीडियो देख ली, तो उसमें कई लोग कहते हैं, मतलब गाइड करते हैं एक तरीके से, उनको डायरेक्शन देते हैं कि ये पीजिए, काढ़ा पीजिए, या फिर ये सब पीजिए पीजिए आप चीजें, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो मतलब हमें एक ही ट्रीटमेंट पे रहना चाहिए कि हमें कुछ अलग वैरायटी भी चूज करनी चाहिए? मैं तो कहूँगा एलोपैथिक पे रहना चाहिए जहाँ तक कैंसर्स की बात है। मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, मैं उनको बात कहता हूँ, हमारी पद्धति 5,000 साल पुरानी है, मान लिया जी। उस समय कैंसर्स ही नहीं थे, ऋषि मुनि ने रिसर्च कहाँ करी उस समय। तो आज के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, आप पे रिसर्च कर रहे हैं। जी। अस्थमा में या और चीज़ों में हो सकता है रिजल्ट्स, क्योंकि वो पहले की डिजीज हैं, लेकिन कैंसर सीरियस अभी हैं। और प्रूवन रोल हमारी ड्रग्स का रहा है। हमारे सारे डाटा शो करते हैं कि भाई इस ड्रग का इतना % एफिकेसी है। पहले कीमोथेरेपी का इफेक्ट आता था 10%। ओके। जब आज से 20-25-30 साल पहले जो ड्रग्स थी वो भी वैसे थी, क्योंकि इनिशियली रिसर्च फेज में थे। पहले इतनी कंपनीज कैंसर रिसर्च भी नहीं करती थी, क्योंकि पेशेंट ज्यादा नहीं होते थे। अब पेशेंट ज्यादा होने लगा तो कंपनीज ने अपना पैसा उसमें लगाना शुरू कर दिया। अच्छी ड्रग्स आनी शुरू हुई हैं, फिर 30% हुआ, 70% हुआ, 100% रिस्पॉन्स आता है। अब एक आधा कोई पेशेंट होता है जिसमें उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है ड्रग का। अदरवाइज आप कीमोथेरेपी दो, आपका लंप गायब।
आगे कहती हैं लेडीज के भी ये तो खत्म हो गया सर, कीमो से खत्म हो गया, मैं ऑपरेशन कराने की जरूरत है? उनका बिल्कुल जरूरत है। आप सर्जरी कराओ, फिर उसके बाद आप रेडिएशन कराओ, फिर हार्मोन थेरेपी पे रहो। जो बीच में ड्रॉप करता है तो उसका सीए वापस आ जाता है फिर। ओके, तो मतलब वो दोबारा आने के चांसेस आने होते हैं अगर हम पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते। पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते तो आने के चांसेस तो पूरे जो होते हैं। लोग मतलब फेसबुक पे ये सब चीजें देख रहे हैं, मतलब उनको वो चीज ना देख के एक पर्टिकुलर जो कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट है उनसे ही चीज को समझना चाहिए और उसी के ऊपर चलना चाहिए, राइट? तो जैसे फ्यूचर में जो रिसर्चेज हो रही हैं या कोई मेडिसिन डेवलप हो रही है कैंसर को लेके, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेके, कोई चीजें हैं ऐसी जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए जब मैं पहले एमडी करता था तब एक ड्रग आई थी ट्रांसफ्यूजन, उस समय वो दैट वाज वेरी कॉस्टली, 1 लाख रुपीस की थी, अब तो 10-15,000 की मिल जाती है। तो ये मैब्स होते हैं, ये टारगेटेड थेरेपी होती हैं, क्योंकि एक सेल होता है, जो सेल कैंसर सेल है उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जी। तो किसी एक रिसेप्टर को एक्टिवेट करना पड़ता है तो सेल की डेथ हो जाती है। तो ये ड्रग उसी लिए दी जाती हैं। ये बस- ड्रग क्या एक्चुअली क्या काम, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बताएं। देखिए जो कैंसर सेल होता है जी। उस पे एक्टिवेशन पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, स्टिमुलेट्स के पॉइंट्स होते हैं जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स में होता है कि जैसे हमारी कोई भी ड्रग है, वो जाएगी उस पर बाइंड करेगी, जब वो बाइंड करती है तो वो अंदर सिग्नल भेजती है कि अब सेल को डेथ की तरफ जाना है। ओके। तो वो सिग्नल जब जाता है वो कैंसर सेल अपने आप को डेथ की तरफ ले जाता है। जो नॉर्मल सेल पे भी अगर बाइंड करेगी ना तो वो सेल डेथ की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसमें रिपेयर मैकेनिज्म होता है। ओके। लेकिन मैं आपको पहले बताया कि वो p53 जीन जब खराब हो जाता है तो रिपेयर मैकेनिज्म खराब हो जाता है, तो वो रिपेयर मैकेनिज्म खराब होने के कारण फिर डेथ की तरफ चला जाता है। पर अब उसमें एक सेल है, छोटा सा सेल है, माइक्रो इसमें मिलीमीटर्स में है, उस पे हजारों रिसेप्टर्स हैं, हम अभी तक जान ही 2-4 जान पाए हैं। ओके। तो जिसका हमने ढूंढ लिया, उसका हमें वो मिल गया है, ड्रग मिल गई है, उस पर जैसे ट्रायल्स चलते रहते हैं, फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स, तो कहीं 10-12 साल 15 साल में जाके ड्रग क्लिनिकली यूज के लिए आ पाती है। तो इसलिए थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, पर अभी ड्रग्स आने लग गई हैं, अच्छी ड्रग्स आने लग गई हैं। ट्रांसटूजूमैब है, पर्टुजूमैब है, ये आ गई हैं मार्केट में और सस्ती भी हो गई हैं कुछ तो। ओके, तो मतलब ये अब हर एक की रीच में है एक तरीके से। हाँ, क्योंकि जब ज्यादातर लोग जब भी कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं या फिर उनको कभी भी डॉक्टर बताते हैं कि आपको अभी स्टेज 1 स्टेज 2 पे हैं आप अभी, तो वो आधे से ज्यादा लोग तो वहीं पे घबरा जाते हैं कि हमारे 30-40 लाख या 50 लाख रुपए तो गए। तो वो इस फाइनेंशियल चीज को भी सोचते हैं। तो क्या ये सोचना सही है कि जब स्टेज 1 स्टेज 2 पे हैं आप तो शायद थोड़े कम फाइनेंसेस में भी आपकी चीज हो नहीं, हो सकती जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। हम यहाँ कम में ठीक करते हैं लोगों को। मैं पेशेंट्स को कहता हूँ, कहते हैं जी हम मेदांता जाना चाहते हैं, राजीव गांधी जाना चाहते हैं। मैं कहती जी आपने दाल खानी है, दाल आपको 5 स्टार में मिलती है, तो दाल आपको ढाबे में मिलेगी और एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिलेगी। घर में आपकी दाल 100 रुपये में बनती है, 50 रुपये में बनती है, वहाँ पे आपकी 500 की होती है, और वही 5 स्टार में आपकी 1500 रुपये की होती है। दाल तो दाल ही है, दाल Right. खेत। ऐसी ड्रग मैंने घर पे नहीं बनाई, कंपनी ने बनाई, दे दी। तो आप हमारे पास ट्रीटमेंट कराओगे तो सस्ते में हो जाएगा, आपको अगर लगता 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके कराओगे तो महंगा होगा। पर ऑन एन एवरेज, तो अगर हम बात करें टोटल मिला के, एक ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए में हो जाता है। और आयुष्मान में पेशेंट है तो इतना उनका रहता है 5 लाख। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है स्कीम चलाई आयुष्मान हुई के है, लिए, तो तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ठीक हो जाते हैं, और आयुष्मान में है, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर पेशेंट उसको फॉलो करे। तो जो अभी सिनेरियो है ब्रेस्ट कैंसर को लेके, तो इसमें फ्यूचर में जैसे कि कितना आपको लगता है कि कम हो ही जाएगा, और कितना ज्यादा मतलब आपको लगता है कि अभी जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, उससे ये चीज जड़ से खत्म हो सकती है बिल्कुल ही? देखिए जड़ से कभी खत्म नहीं होगी, जब तक इंसान है तब तक जड़ से खत्म नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि कैंसर क्या है, आपने नॉर्मल टिश्यू है, हमारा नॉर्मल टिश्यू है जिसका डिवाइडिंग पावर खराब हो गई है, तो अनकंट्रोल्ड चल रहा है वो। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, पर ये इसका इंसिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारा लाइफस्टाइल होगा ठीक, उससे उसके हिसाब से वो कम होते चले जाएंगे। ओबेसिटी है, अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे तो हम आधे केसेस को तो वैसे ही कम कर लेंगे। ओके, यानी कि ओबेसिटी भी एक फैक्टर है। हाँ, मेन फैक्टर है। मेन जैसे फैक्टर। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो एक अननोन फैक्टर्स होते हैं। जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स अगर आप प्री मीनोपॉजल की बात करोगे, 45 ईयर्स 45 टू 50 ईयर्स के बीच में मीनोपॉज आता है, मेंसेस बंद हो जाते हैं, उससे पहले जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है दैट इज जेनेटिक। जो 45-50 के बाद हो रहा है दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, हर जो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल जैसे जिया, ओबेसिटी है, वो चीजों के कारण हो रहा है।
तो जैसे मैं एक जगह पढ़ भी रहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं हो, ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं करते हैं, जैसे नई माएँ होती हैं या फिर जो थोड़ा फीमेल जो थोड़े लेट शादी करती हैं, तो क्या उनके अंदर भी इसके चांसेस ज़्यादा होते ये हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही जो मेरे दिमाग में से वो निकल रही थी। एक्चुअली अब ब्रेस्ट कैंसर क्यों ज़्यादा हो रहा है? इम्पोर्टेंट बात ये है क्योंकि अब जैसे पहले तो जल्दी शादी कर देते थे। मेरी मदर की शादी 16-17 साल की शादी एज में ही हो गई थी। अब शादी करते हैं 28, 29 या 30 तक करते हैं। तो जो ब्रेस्ट का एक्सपोज़र है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे ज़्यादा रहता है। क्योंकि कंसीव करती है ना फीमेल, बच्चे का जन्म होता है, दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो वो जो स्टिमुलस है ना ब्रेस्ट को वो रुक जाता है। ओके, ब्रेस्ट रिपेयर हो जाती है इतने टाइम में। अच्छा। तो पहले इसलिए कैंसर ये ब्रेस्ट कैंसर्स कम होते थे। तो ओके, अब वो क्योंकि लेट होता है फिर बच्चा भी 2-3 साल बाद होता है, राइट। 35 साल की उम्र के आसपास होता है। तो हुँ, आपकी कंटिन्यूअसली 20 इयर्स ब्रेस्ट आपकी हार्मोन्स को हुँ, एक्सपोज है। पहले ये कम होती कम थी, होती थी। 5-6 साल ही होती थी। तो ओके, दैट इज़ द मेन रीज़न कि भई ये भी है। ओके, पर इससे हम एडवोकेसी नहीं करते कि भई आप पढ़ाई कम करो और जल्दी शादी कर राइट, दो। हाँ, पर ये है कि उस चीज़ का भी है कि भई आप अर्ली डिटेक्शन कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब अगर कोई चीज़ टाइम से हो, हाँ, तो वो सबके लिए ही सबके बेटर लिए ठीक रहेगी। है। और और ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करनी चाहिए, वो बच्चे के लिए भी अच्छा है और हुँ, मदर के लिए भी अच्छा है। हुँ। ओके, तो मतलब जो वो प्रोसेस होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, उससे कैसे मतलब अगर वो नहीं हो करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, तो वो प्रोसेस का बताइए कि वो जो जैसे दूध नहीं आया, ठीक है? बच्चे को नहीं पिला रहे और बहुत टाइम तक मतलब नहीं कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो प्रोसेस में क्या होती है? वो चीज़ देख बनती कैसे है? वो नहीं कैंसरस देखिए कैसे वही मैं बन आपको जो जाती है? बताया ना, जो हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेस्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ओके, ठीक है ना, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। हुँ, अगर काफी टाइम तक वो स्टिमुलेट करते रहेंगे तो कोई एक आधा सेल सीए की तरह बन जाएगा। ओके, कोई भी एक सेल सीए बनता है वो 10 साल में 15 साल में 100 ग्राम का होता है, 100 ग्राम्स का एक से। लेकिन 100 ग्राम्स टू 1 केजी होने में उसको एक साल भी नहीं लगता, तो ठीक है। 1 केजी जो सेल आप बता रहे हैं, ये तो क लीथल होता है उसके बाद। उसके वो बाद लीथल होता है, मतलब ये हाँ, दिखता कैसे है मतलब? दिखता नहीं एक्चुअली, पूरी बॉडी में कहीं भी चले जाएंगे तो अच्छा, पूरी बॉडी में कहीं पे कहीं भी भी चले होता है। तो जाएंगे। आपने अपने मतलब पूरे करियर में आपने कौन सा ऐसा देखा कि इतना बड़ा मतलब ऐसे नहीं, ट्यूमर बहुत या सारे ट्यूमर्स ऐसा? आते रहते हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स आते होते हैं। अच्छा, हाँ, ब्रेस्ट ब्रेस्ट के ट्यूमर इतने बड़े बड़े लेके आते हैं लोग। कितने मतलब सेंटीमीटर्स, मीटर्स कैसे उसको मेजर कैसे करते हैं? आप भी लगा लो पूरी मतलब 15 सेंटीमीटर तक के भी देखे हुए हैं हमने। ओके, वो लेडीज होती हैं ओल्ड एज, वो कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। गांव की लेडीज होती हैं। अच्छा, एक दो चीजें होती हैं, उनको लगता है फाइनेंस बच्चे का क्यों खराब करूं मैं, हुँ, जाएंगे तो इसके पैसे खर्च होंगे। वो हुँ, कहती है हुँ, नहीं हुँ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पहली बात तो बताएंगे ही नहीं, काफी टाइम तो बताती नहीं है वो, हाँ, क्योंकि ये भी एक हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब तक तो हम खुद ही नहीं अपनी चीज़ को बताते। तो हुँ, जैसे 60 प्लस की लेडीज होती हैं, गाँव की लेडीज होती हैं, पहले बताएँगी जब तक उसको बहुत परेशान नहीं हो लेगी ना, या उसका फंगेटिंग मास नहीं होलेगा। मैं तो एक बड़ी एफ्लुएंट सोसाइटी की लेडी थी, उसका भी हमने ट्रीटमेंट किया काफ़ी टाइम तक। उसने काफ़ी टाइम तक बताया नहीं और ट्रीटमेंट नहीं कराने को राज़ी हो रही थी कि भई मुझे पैसे नहीं खर्च करने अपने बच्चों के। ओके बच्चे तैयार हैं वो प पैसे खर्च करने के, पर वो आने को तैयार नहीं। और तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट उसका वो रहता है। हुँ, तो अगर हम इस पूरी चीज़ को कंपाइल करें, पूरे अपनी इस बातचीत को कंपाइल करें, तो आप क्या की पॉइंट्स देना चाहते हो, जो ऑडियंस देख रही है, उनको जो फीमेल्स देखती हैं स्पेशली, जो बच्चियाँ हैं छोटी या फिर जो गाँव में लोग हैं, जहाँ तक ये चीज़ पहुँचेगी, तो उन पे आप मतलब क्या चीज़ कंपाइल कैसे करोगे आप उस चीज़ देखिए, को? मैं आपके उससे माध्यम से 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कि ना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन 35 इयर्स की एज पे शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यूजुअली कैंसर्स बाद में होते हैं। मैंने अभी तक लाइफ़ में एक ही कैंसर केस देखा है जो 22 साल की उम्र में हुआ था। तो नहीं तो 35 के बाद होता है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन और जो मिरर में एग्ज़ामिनेशन वो स्टार्ट कर सकते हैं 35 इयर्स की एज में। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको ज़्यादा पर्टिकुलर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, तो आपके चांसेस कम होते जाएँगे आगे। तो नियमित तौर पे एक्सरसाइज़ वगैरह करें और वगैरह। अगर आपको लंप लगता है, कहीं गाँठ हो रही है, पेनलेस है, तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना हुँ, चाहिए और उसकी एफएनएसी करानी चाहिए। एफएनएसी में कैंसर आता है तो उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ओके, नहीं आता तो कई जैसे फाइब्रोइड एडिनोसिस निकलते हैं तो हम कहते हैं कुछ नहीं करना, वो तैयार हो जाते हैं, हम इसको निकलवा दें जी, निकलवा दें जी। सीए वाले को कहते हैं निकलवा दें, वो निकलवाने को तैयार नहीं होते। तो ओके। ये है कि भई उसको ज़रूर निकलवाना चाहिए। अगर सीए आ रहा है तो कैंसर आ रहा है तो ज़रूर निकलवाना चाहिए उसको। और जितनी 4 मोडालिटीज़ आपको बताई है ट्रीटमेंट की वो ज़रूर लें। चारों की चारों कंप्लीट करें, चाहे आपको परेशानी हो रही है, कुछ हो रही है, तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमें ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग
और हमारी ऑडियंस उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगी, समझेगी उस चीज़ को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।